छत्तीसगढ़ के रायपुर के आमा सिवानी में एक पुलिस कॉलोनी है और वहीं पर एक डिलीवरी बॉय किसी के घर पर कुछ पार्सल करने के लिए आता है। एंड जैसे ही ये डिलीवरी बॉय उस घर पर पहुंचता है तो उस घर से एक लेडी निकल के आती है। डिलीवरी बॉय उसको एक जो पार्सल उसके हाथ में था वो पार्सल उसको देता है। एंड पार्सल देने के बाद में वो उस लेडी से पूछता है क्या साहब घर पे हैं। तो जो लेडी होती है वो कहती है कि साहब इस समय घर पे मौजूद नहीं है। उसके बाद में जो डिलीवरी बॉय होता है उस लेडी के साथ में उसके घर के अंदर इंटर कर जाता है। एंड उसके बाद में वो उस लेडी के साथ में इंटीमेट होता है। और दोस्तों ये पहली बार नहीं था, इससे पहले भी अनगिनत बार वो डिलीवरी बॉय इंटीमेट हुआ था और ना ही ये आखिरी बार था। लेकिन दोस्तों जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो इस तरीके की चीज़ों में अक्सर एक कत्ल हो जाता है। और दोस्तों जब कत्ल होता है तो पुलिस के लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था कि आखिरकार ये कत्ल किसने किया है। लेकिन आखिरकार पुलिस मेहनत करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, तमाम मेहनत तमाम पुलिस की कोशिशों के बाद में आखिरकार वो कातिल तक पहुंच जाती है। और उसके बाद में पुलिस उस कातिल से सारी बात सिलसिलेवार तरीके से पूछती है। तो उसके बाद में वो जो कातिल होता है ये पुलिस से कहता है कि मैं सब कुछ बताऊंगा, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुमने आखिरकार मुझे ढूंढा कैसे। तो दोस्तों ये पूरी कहानी मैं आप लोगों को सिलसिलेवार तरीके से सुनाऊंगा। रात के 8 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट करके आए वो लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में सब्सक्राइब करें, दोस्तों और मित्रों के साथ में ज़रूर शेयर करें, ताकि हमारी जो क्राइम स्टोरीज आती हैं वो आप लोगों तक सीधे पहुंच सकें और आप लोग सीधे और सिंपल वर्ड्स में क्राइम की कहानियाँ सुन सकें और क्राइम की कहानियाँ सुनकर सावधान रह सकें, सतर्क रह सकें। दोस्तों असल में इस कहानी की शुरुआत छत्तीसगढ़ के रायपुर के इसी कॉलोनी से होती है, अराउंड साल 2020 के आसपास। जो छत्तीसगढ़ में ये जो परिवार रहा करता था, इसमें परिवार के जो मुखिया थे इनका नाम शिशुपाल था और इनकी जो पत्नी थी उनका नाम जॉली था। शिशुपाल जो कि एक पुलिस में कार्यरत थे और जो जॉली थी अक्सर घर में खाली ही रहा करती थी क्योंकि ये हाउसवाइफ थी। लेकिन साल 2020 के दौरान चूँकि कोविड का समय था, उस दौरान हर एक बंदा टिकटॉक पर वीडियोस बनाया करता था क्योंकि उस समय टिकटॉक का जो ट्रेंड था ये बहुत ज़्यादा चल रहा था। अच्छा जो जॉली थी ये भी उस दौरान टिकटॉक पर वीडियोस बनाना शुरू कर देती है। लेकिन इसी दौरान जॉली के मन में एक आइडिया आता है कि वो टिकटॉक्स पर वीडियो बनाती है तो उससे ज़्यादा व्यूज़ नहीं मिलते हैं, और अगर वो किसी के साथ में ड्यूट वीडियो बनाएगी तो उसको व्यूज़ ज़्यादा मिल सकते हैं क्योंकि ऐसे में दूसरे इंसान की रीच भी उस शख्स को मिल जाती है। तो ऐसे में जॉली एक शख्स के साथ में ड्यूट में वीडियो बनाना शुरू करती है और ज़्यादातर वीडियो ये इसी के साथ में बनाया करती थी। इसका नाम था जय सिंह। जय सिंह जो कि यूपी के बनोई का रहने वाला था और टिकटॉक पर ये राहुल नाम से फेमस था, जो कि मुंबई में एज ए इलेक्ट्रिशियन काम किया करता था। जब जॉली इसी राहुल के साथ में लगातार ड्यूट करती है तो कई बार इन दोनों की बातचीत भी हुई। धीरे धीरे इन दोनों के बीच में बातचीत बढ़ती है, लेकिन दोस्तों इन दोनों की जो बातचीत थी ये टिकटॉक तक ही सीमित थी। ना इन्होंने कभी कॉल किया था एक दूसरे को, ना इन्होंने कभी एक दूसरे के साथ में अपने दोनों के नंबर एक्सचेंज किए थे। अब दोस्तों धीरे धीरे इन दोनों की जो बातचीत थी ये लगातार बढ़ती जाती है, लेकिन अभी तक इन दोनों ने एक दूसरे के साथ में ना तो कॉल पे बात की थी, ना इन दोनों ने एक दूसरे के साथ में नंबर एक्सचेंज किया था, क्योंकि कहीं ना कहीं जॉली को अभी ट्रस्ट का इशू था। इधर जो जॉली थी और उसके जो पति शिशुपाल थे, इन दोनों की शादी को तकरीबन 12 साल का लंबा समय गुजर चुका था। लेकिन 12 साल शादी के गुजर जाने के बाद भी इन दोनों को कोई भी औलाद नहीं थी, कोई भी बच्चा नहीं था। और यही वजह थी कि अक्सर शिशुपाल और उनकी पत्नी जॉली के बीच में झगड़ा भी हुआ करता था। जब धीरे धीरे इन दोनों के बीच में झगड़ा पनपने लगता है तो इसी वजह से जॉली ने राहुल के प्रति थोड़ी नज़दीकियां ज़्यादा बढ़ा ली थी। धीरे धीरे जॉली का अपने पति के साथ में ताल्लुकात बिगड़ने लगते हैं और इसी दौरान जॉली जो थी वो राहुल के नज़दीक जाने लगती है। जब जॉली राहुल के नज़दीक जाती है तो आखिरकार ये फैसला करती है कि वो राहुल को मिलने के लिए बुलाएगी, और उसी दौरान राहुल को ये मिलने के लिए बुलाती है छत्तीसगढ़ के रायपुर की इसी कॉलोनी में। जब राहुल भी जॉली की ये बात सुनता है कि जॉली उसको मिलने के लिए बुला रही है तो राहुल भी अपने आप को रोक नहीं पाता है। शायद राहुल भी इन्हीं सारी चीज़ों का इंतज़ार कर रहा था। दोस्तों जो राहुल था ये भी शादीशुदा था और इसके 2 बच्चे भी थे। राहुल हालांकि मुंबई में अकेला ही रहा करती था और उसकी जो फैमिली थी ये उत्तर प्रदेश के भदोही में रहा करती थी। उसके बाद में जब जॉली राहुल को मिलने के लिए बुलाती है तो अगले ही दिन राहुल अपनी फ़्लाइट का टिकट बुक कर लेता है एंड उसके बाद में ये छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुंच जाता है उसी पुलिस कॉलोनी में। लेकिन दोस्तों जो जॉली थी ये बहुत ज़्यादा श्योर थी इस मामले में कि ये एक पुलिस कॉलोनी है और यहाँ पर कोई ऐसे भी किसी से मिलने आ नहीं सकता। उसके बाद में जॉली जो थी एक प्लानिंग करती है और इसी प्लानिंग के तहत ये राहुल को बताती है कि तुम्हें एक डिलीवरी बॉय के कपड़े खरीद लेने चाहिए, क्योंकि अगर तुम डिलीवरी बॉय बनकर उससे मिलने के लिए आओगे तो किसी को उसके ऊपर शक नहीं होगा, और जब तुम्हें मिलने आना है जब उसके पति घर पे ना हो। राहुल भी वैसा ही करता है, एक डिलीवरी बॉय के कपड़े खरीद लेता है और उसके बाद में वो जॉली के बुलाए हुए पते पर बुलाए हुए समय पर ये पहुंचने लगता है और उसके बाद में लगातार जॉली से इसकी मुलाकातें शुरू हो जाती हैं। एंड राहुल और जॉली जब भी मिला करते थे तो ये जॉली के ही घर पर उसके ही कमरे के अंदर मिला करते थे।
अब चूंकि राहुल एक डिलीवरी बॉय के कपड़े पहन कर आता था, तो इस वजह से कभी भी उन दोनों के ऊपर किसी को शक नहीं होता था और दोनों एक दूसरे के साथ में लगातार इंटीमेट होते थे। और इस बारे में न जॉली के पति शिशुपाल को कोई खबर थी, ना ही आस पड़ोस में रहने वाले किसी व्यक्ति को कोई खबर थी, क्योंकि उस समय साल 2020 का समय चल रहा था और उस दौरान ऑनलाइन डिलीवरी फूड और ऑनलाइन आना जाना बहुत ज़्यादा आसान था, यानी कि ऑनलाइन कोई भी एजेंट आ सकता था। ये सोच कर के हो सकता है किसी ने ऑनलाइन कुछ मंगाया हो, मार्केट को जाने से उसने अवॉइड किया हो। अब इसी वजह से इन दोनों का जब मिलना जुलना शुरू हो जाता है तो उस दौरान लॉकडाउन भी लग जाता है। अब दोस्तों, जब लॉकडाउन लगता है तो काफ़ी समय तक ये दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं, लेकिन अगेन जब लॉकडाउन खुलता है तो उसके बाद में ये दोनों फिर से एक दूसरे के साथ में मिलना जुलना शुरू कर देते हैं एंड उसके बाद में लगातार ये दोनों एक दूसरे के साथ में इंटीमेट होते रहते हैं। अब ये दोनों बड़ी ही प्लानिंग के साथ में एक दूसरे से मिला करते थे और इस बारे में शिशुपाल को और ना ही किसी पड़ोसी को कोई कानो-खान खबर थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है, इन दोनों की जो मुलाकातें थीं ये ऐसे ही चलती रहती हैं। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है कि इंसान के पाप का घड़ा जब भर जाता है तो वो खुद ब खुद ही ब्लास्ट हो जाता है, फूट जाता है। और सेम कुछ इस कहानी के अंदर भी ऐसा ही हुआ। शिशुपाल को अपनी पत्नी जॉली के बारे में भले ही कोई जानकारी ना हो, लेकिन उसके बाद में 5 मार्च साल 2024 को शिशुपाल जो था वो शाम के वक्त अपनी पत्नी को कॉल करता है, जॉली को, अराउंड 5 बजे के आसपास। लेकिन जो जॉली थी ये उसका फ़ोन उठाती नहीं है। तो उसके बाद में शिशुपाल सोचता है कि हो सकता है कि घर का कोई काम कर रही हो या फिर खाना वगैरह बना रही हो, इस वजह से फ़ोन ना उठाया हो। उसके बाद में शिशुपाल अपनी ड्यूटी से फारिग होकर अराउंड 10 बजे के आसपास कॉल करता है, लेकिन फिर फ़ोन उठता नहीं है। अब शिशुपाल फिर सोचता है कि हो सकता है कि सो गई हो, लेकिन कहीं ना कहीं शिशुपाल के मन में डाउट ज़रूर आ रहा था, क्योंकि उसकी पत्नी ने पहला फ़ोन 5 बजे के आसपास नहीं उठाया था। अगर उसकी पत्नी ने फ़ोन नहीं उठाया था काम में बिजी होने की वजह से, तो उसने मिस कॉल तो देखी होगी, उसे कॉल कर लेना चाहिए था। लेकिन फिर जैसे तैसे कर ये अपने आप को समझाता है एंड उस रात सो जाता है और अगले दिन सुबह को ही ये अपनी पत्नी को तुरंत फिर से कॉल करता है। अब जब इस बार ये अपनी पत्नी को कॉल करता है तो जो पत्नी जॉली थी ये इस बार फिर से फ़ोन नहीं उठाती है। अब कहीं ना कहीं शिशुपाल डर चुका था। भले ही उसकी पत्नी उसको प्यार नहीं करती थी, लेकिन शिशुपाल अपनी पत्नी को अब भी उतनी ही मोहब्बत किया करता था जितनी वो पहले किया करता था। इसलिए शिशुपाल घबरा कर अपने एक पड़ोसी को कॉल करता है एंड पड़ोसी को कॉल करने के बाद में कहता है कि तुम एक बार उसके घर में जाके देखो, क्योंकि उसकी जो पत्नी है लगातार फ़ोन करने के बावजूद कल से फ़ोन नहीं उठा रही है। अब जो पड़ोसी था शिशुपाल के कहने पर उसके घर पहुंचता है, लेकिन जब पड़ोसी घर पर पहुंचता है तो दरवाज़ा होता है वो बाहर से लॉक होता है एंड उसके बाद में वो शिशुपाल को कॉल कर यही बातें बताता है कि जो तुम्हारा दरवाज़ा है वो बाहर से लॉक है। अब शिशुपाल को कहीं ना कहीं थोड़ा जो डाउट था वो डाउट पड़ जाता है, इसलिए शिशुपाल उस पड़ोसी से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि एक बार आप प्लीज़ दरवाजे से या खिड़की से झांकने की कोशिश कीजिए कि अंदर कोई है या फिर नहीं है। पड़ोसी भी शिशुपाल का कहना मानता है एंड जाता है। जैसे ही दरवाजे से झांकने की कोशिश करता है तो पड़ोसी को कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है जो बहुत ही ज़्यादा भयानक था और उसे देखने के बाद में पड़ोसी को भी ऐसा लगता है कि शायद इस घर के अंदर बहुत ज़्यादा ब्रूटली कुछ ना कुछ हो चुका है, क्योंकि उस बरामदे के अंदर से कमरे तक खून के बहुत ज़्यादा छींटे पड़े हुए थे। और यही बात ये पड़ोसी शिशुपाल को बताता है एंड उसके बाद में ये पुलिस वालों को भी कॉल कर देता है। शिशुपाल भी जब ये बात सुनता है कि उसके घर के अंदर खून के छींटे पड़े हुए हैं, वो भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है एंड उसके बाद में पुलिस को कॉल कर देता है। एंड दोस्तों, उसके बाद में जो पुलिस थी सीधा तुरंत मौके वारदात वाली जगह पर पहुंचती है। शिशुपाल भी पहुंचता है, बाकी आस पड़ोस के सोसाइटी के जो लोग थे वो सारे लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं एंड उसके बाद में पुलिस वाले उस डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेकर सीधा उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। अब सबसे पहले पुलिस जो थी पूछताछ करती है शिशुपाल से, क्या तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी, कोई रंजिश, हाल फिलहाल में किसी से कोई झगड़ा हुआ? लेकिन शिशुपाल कहता है कि नहीं साहब, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, पुलिस को शुरुआती छानबीन में कहीं ना कहीं शिशुपाल के ऊपर ही शक जाता है, क्योंकि ये दोनों पति पत्नी यहाँ पर अकेले रहा करते थे और इनका इस पूरे एरिया में कोई भी जानने वाला नहीं था। इसलिए पुलिस वाले शिशुपाल की लास्ट लोकेशन और उसकी पूरी कॉल डिटेल सारी चीज़ें चेक करते हैं। लेकिन सारी चीज़ें चेक करने के बाद में शिशुपाल जो था ये बेकसूर होता है और ये बेकसूर ही साबित होता है। इसलिए पुलिस वाले अब शिशुपाल पे शक करना बंद कर देते हैं। लेकिन पुलिस वालों के लिए सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिरकार शिशुपाल की पत्नी जॉली की हत्या क्यों की, किसने की, क्या रीज़न रहा, यही सब जानना पुलिस वालों के लिए एक बहुत बड़ा सवाल था। लेकिन दोस्तों, पुलिस इस पूरे केस में जितनी ही मेहनत से, मशक्क़त से कार्रवाई कर रही थी, जितनी ही इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही थी, उसके पुलिस के जो हाथ थे वो खाली थे। क्योंकि दोस्तों 5 मार्च का ये इंसिडेंट था और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी यही आया था कि 5 मार्च शाम के वक्त इस लड़की जॉली की मौत हो गई थी।
लेकिन दोस्तों तकरीबन 15 मार्च आ चुकी थी और 15 मार्च तक पुलिस जो थी वो क्लूलेस थी। उसके पास में कोई भी सबूत, कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं था कि पुलिस जिससे कातिल और कत्ल के मोटिव का पता कर सके। लेकिन दोस्तों उसके बाद में पुलिस अचानक से उत्तर प्रदेश के भदोही पहुंचती है एंड भदोही पहुंचने के बाद में एक शख्स को गिरफ्तार कर दिए। ये शख्स कोई और नहीं होता है बल्कि राहुल ही होता है। एंड राहुल को गिरफ्तार करने के बाद में पुलिस राहुल से सिर्फ एक ही सवाल करती है कि ये बताओ कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया। अच्छा, दूसरी तरफ जो राहुल था वो ये जानना चाह रहा था कि आखिरकार पुलिस ने उसे पकड़ा कैसे और उसे कैसे पता चला कि कत्ल मैंने किया है। लेकिन दोस्तों पुलिस चाहती थी कि पहले सब कुछ राहुल बताए कि उसने कत्ल क्यों किया, क्या वजह थी, और उसके बाद में पुलिस उसको बताएगी कि उसको कैसे पकड़ा गया। तो पुलिस जब बार बार राहुल से पूछती है तो आखिरकार राहुल पुलिस को पूरी कहानी सुनाता है। राहुल बताता है कि उसकी बातें जॉली के साथ में लगभग पिछले काफ़ी समय से हो रही थी और उसके बाद में इन दोनों के बीच में मिलना मिलाना भी हो रहा था, दोनों एक दूसरे के साथ में इंटीमेट भी हो रहे थे। लेकिन पिछले कुछ समय से जो जॉली थी ये राहुल को बहुत ज़्यादा परेशान करने लगी थी। जॉली राहुल के ऊपर शादी का दबाव बना रही थी, जबकि जो दूसरी तरफ राहुल था, राहुल जॉली के साथ में शारीरिक संबंध तो बनाना चाहता था लेकिन वो उसके साथ में किसी भी रिश्ते में जुड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि राहुल की ऑलरेडी शादी हो चुकी थी और उसके 2 बच्चे भी थे। और इसी बात को लेकर अक्सर इन दोनों के बीच में झगड़ा होता रहता था। और उसके बाद में जॉली ने आखिरकार राहुल को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उसने राहुल से कहा कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो तुम्हारी जो पूरी करतूत है ये मैं पुलिस को बता दूंगी एंड उसके बाद में तुम पकड़े भी जाओगे और तुम जिस पत्नी की वजह से मुझे ठुकरा रहे हो उस पत्नी को भी तुम्हारी सच्चाई पता चल जाएगी। इस वजह से राहुल बहुत ज़्यादा डर गया और उसके बाद में उसने कुछ बहुत ही ख़तरनाक प्लानिंग की। दोस्तों प्लानिंग के तहत उसने जो हत्या की थी 5 मार्च साल 2024 को, तो 5 मार्च को मुंबई से निकलने से पहले ही उसने अपना मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया ताकि पुलिस को किसी भी तरीके से उसकी लोकेशन का पता ना चल सके। एंड दूसरी तरफ राहुल के पास में प्लस पॉइंट ये था कि उसने कभी भी जॉली के साथ में फ़ोन पर बातचीत नहीं की थी। जो भी उसकी बातचीत थी वो टिकटॉक के ज़रिए बस मैसेजेस में हुई थी और कौन भला टिकटॉक के मैसेजेस को चेक करेगा। एंड उसके बाद में राहुल जो था वो अपना फ़ोन स्विच ऑफ करने के बाद में वहाँ से जो फ्लाइट पकड़ी थी उसने निकलता है, रायपुर पहुँचता है। एंड रायपुर पहुँचने के बाद में अराउंड 6:30 बजे के आसपास ये इसी जॉली के घर पे पहुँचता है डिलीवरी बॉय बनकर। और पहुँचने के बाद में ये दरवाज़ा खटखटाता है, जॉली बाहर निकल के आती है तो ये पूछता है कि शिशुपाल घर पे है क्या, तो जॉली कहती है नहीं शिशुपाल नहीं है। उसके बाद में जो राहुल था ये जॉली के घर में इंटर होता है एंड उसके बाद में जॉली और राहुल के बीच में उसी बात को लेकर फिर से झगड़ा तकरार शुरू हो जाती है। इसी बीच में जो राहुल था ये जॉली को धक्का देता है। जॉली का जो सर था ये पीछे दीवार में जाके लगता है और जैसे ही जॉली नीचे गिरती है तो राहुल एक चाकू निकालता है और उस चाकू से एक नहीं बल्कि सैकड़ों बार जॉली के जिस्म पर वार करता है, जिसकी वजह से जॉली की वहीं पर मौत हो जाती है। एंड उसके बाद में राहुल जॉली की डेड बॉडी को कभी घर में इधर लेके जाता, कभी उधर लेके जाता, क्योंकि राहुल का मानना था कि किसी तरीके से वो उसकी डेड बॉडी को इस घर के अंदर ही ठिकाने लगा दे। लेकिन इधर समय गुजरता चला जाता था, लगभग 9:30 बजे के आसपास रात का समय हो चुका था और दूसरी तरफ राहुल को वापस भी जाना था, लेकिन उसकी जो वापसी का फ्लाइट का समय था वो भी निकल चुका था। दूसरी तरफ राहुल ने अपनी फैमिली को भी समय दिया था कि वो आएगा, तुमसे मिलेगा, उसे अपनी फैमिली से भी मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। उसके बाद में जब इससे समय नहीं मिलता है डेड बॉडी ठिकाने लगाने का, राहुल सोचता है कि वो पकड़ा जाएगा, उसका यहाँ से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड उसके बाद में ये अपने कपड़े वगैरह चेंज करता है जो बैग में लेके आया था और उसके बाद में उस घर से निकल जाता है एंड ट्रेन में बैठ कर ये उत्तर प्रदेश के भदोही पहुँच जाता है। जब ये सारी कहानी पुलिस वालों को बताता है उसके बाद में पुलिस वालों से पूछता है कि मेरी प्लानिंग तो बहुत ज़्यादा खतरनाक थी लेकिन तुमने मुझे ढूंढा कैसे। तो उसके बाद में पुलिस वाले बताते हैं कि जब शुरुआत में हमने इस पूरे केस की छानबीन की थी तो हमें सबूत के नाम पर इस पूरे केस के अंदर कुछ नहीं मिला, ना तो उसकी कोई कॉल डिटेल से जॉली की कुछ मिला, ना तुम्हारी लास्ट लोकेशन, कुछ भी पुलिस के पास कोई ऐसा सबूत नहीं था, ना कोई सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास में थी। लेकिन जब लगातार पुलिस इस पूरे केस में इन्वेस्टिगेशन करती रही तो 14 से 15 दिन गुजर जाने के बाद में आखिरकार पुलिस जब वापस से शिशुपाल के घर पहुंचती है तो वहां पर उसे एक एयर टिकट मिलती है, एक फ़्लाइट की टिकट मिलती है। अब पुलिस उस फ्लाइट के तहत तुरंत जो एयरपोर्ट था वहाँ पहुँचती है, वहाँ पे छानबीन निकालती है, फिर मुंबई एयरपोर्ट पहुँचती है, वहाँ से छानबीन निकालती है और साथ के साथ कुछ सीसीटीवी फुटेज निकाले जाते हैं जिसके द्वारा पुलिस को पता चलता है कि ये जय सिंह नाम का कोई व्यक्ति है। एंड उसके बाद में पुलिस उत्तर प्रदेश के भदोही पहुँचती है और इस जय सिंह को गिरफ्तार करती है। दोस्तों जय सिंह उर्फ राहुल ने प्लानिंग तो बहुत ज़्यादा खतरनाक की थी, लेकिन एक कहावत है जो हमेशा मैं आप लोगों से कहता हूँ कि जुर्म कितनी ही ज़्यादा सावधानी, कितनी ही ज़्यादा सतर्क होकर किया जाए, कातिल चाहे पाताल में छुप जाए या फिर आसमान पर बैठ जाए, अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने पर आ जाती है तो कातिल पुलिस की गिरफ्त से आखिरकार बाहर जा नहीं सकता। और दोस्तों आप लोगों ने देखा कि एक सेक्स एडिक्टेड जॉली आखिरकार अपने प्रेमी से नाजायज़ ताल्लुकातों में बनती है, अपने पति को धोखा देती है। उधर जो दूसरी तरफ जय सिंह था वो भी अपनी पत्नी को धोखा देता है। एंड उसके बाद में भेद खुल ना जाए
उसकी वजह से राहुल जॉली का बड़ी ही बेरहमी के साथ में कत्ल कर देता है। सो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। आप लोग इस पूरी कहानी को किस तरीके से देखते हैं कमेंट्स करके बताएगा। हमारी कहानी को कहाँ से सुनते हैं ये भी बताएगा। बाकी दोस्तों, मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।